aspirants, welcome to Center for Ambition. I am Palak Sharma, your faculty and mentor at Center for Ambition. आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जिसका नाम है COP30. इट इज़ द 2025 समिट ऑफ UNFCCC. तो क्या है COP30, क्या है UNFCCC, करता क्या है, COP30 में हुआ क्या, ये सब कुछ हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो में, राइट. तो अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट इज़ अ सब्जेक्ट, या इसके अलावा अगर आपको जनरली इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट में, एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी में, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है. ओके, वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन विथ क्लाइमेट चेंज. व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? इवन बिफोर दैट, व्हाट इज़ क्लाइमेट? सो पहला तो आपको ना एक बहुत ही बेसिक क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. जलवायु और मौसम के बीच में डिफरेंस. वेदर या मौसम क्या होता है? लेट्स से अभी मैं आपसे पूछूं कैसा मौसम है, तो आप कहोगे बाहर बहुत ठंड है, राइट. वेदर इज़ शॉर्ट टर्म, या फिर अभी का कंटेम्प्रेरी, जब आप बताते हो कि अभी कैसा टेम्परेचर है, अभी रेन हो रही है या नहीं हो रही है, एट्सेट्रा, राइट. वर्सेस जलवायु या क्लाइमेट, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना. ये लॉन्ग टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो द लॉन्गर वेदर पैटर्न ऑफ एन एरिया, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ रेनफॉल, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेजिटेशन, दैट इज़ क्लाइमेट. जब आपको एक लंबे समय तक किसी रीजन की, किसी लोकेलिटी की टेम्परेचर, रेनफॉल, वेजिटेशन एट्सेट्रा का कैरेक्टरिस्टिक बताया जाए, फीचर्स बताए जाएँ किसी एरिया का, तो उसे हम कहते हैं जलवायु या क्लाइमेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि डेजर्ट की जलवायु कैसी है, रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि देखो वहाँ ज़्यादा रेन नहीं होती है, वहाँ रेनफॉल नहीं है, प्रेसिपिटेशन नहीं है, और टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं दिन में, और रात को बहुत ठंड रहती है और सूखा रहता है, राइट. तो ये वहाँ का क्लाइमेट है. सिमिलरली अगर मैं आपसे ट्रॉपिकल एरियाज़ का, इक्वेटोरियल एरियाज़ का क्लाइमेट पूछ लूँ, तो आपके पास उसके लिए भी कुछ आंसर होंगे, राइट. तो क्लाइमेट या जलवायु क्या है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, राइट, इंस्टेड ऑफ टेम्पररी या अभी के समय का. अभी के समय की बात नहीं होगी, लॉन्ग टर्म की बात होगी, और वो लॉन्ग टर्म भी हम यूजुअली 30 ईयर्स मिनिमम लेकर चलते हैं. ओके, अब ये जो क्लाइमेट है इसमें चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड, राइट. किस टाइप के चेंजेस? फॉर एग्जाम्पल, जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ भी फ्लड्स पहुँच रही हैं. टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज हो गया है कि फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज कर रहा है, हर जगह साइक्लोन्स आ रहे हैं. आपने बॉम्ब साइक्लोन्स एक टर्म सुनी होगी, वो हो रहा है, राइट. तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. जलवायु बदल रही है, पर क्यों बदल रही है? उसके दो कारण हो सकते हैं. पहला कैन बी नेचुरल रीजंस या प्राकृतिक कारण, कि अर्थ की, नेचर की अपनी मूवमेंट्स की वजह से, अपने रीजंस की वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ की मूवमेंट की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, राइट. दीज आर ऑल नेचुरल रीजंस, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. वर्सेस देयर आर एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, और मानव जनित कारण, जिसमें पूरा पूरा हाथ आपका और हमारा मानव जाति का होता है. किस तरह के रीजंस? फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, अपने पावर प्लांट्स के थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू, राइट. अच्छा, एक और डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, दैट इज़ बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. आपने दोनों ही टर्म्स बहुत बार सुनी होंगी, बहुत बार पढ़ी होंगी, पर क्या ये सेम है या ये डिफरेंट है, या इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, राइट. वो हम जानते हैं. क्लाइमेट चेंज इज़ अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है. क्लाइमेट चेंज आपको बता रही है कि ठीक है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग आप इसका एक सबसेट कह सकते हो, या क्लाइमेट चेंज का एक उदाहरण कह सकते हो. ग्लोबल वार्मिंग है कि ऑन एन एवरेज आपकी अर्थ का, ये रीजन्स का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो राइज हो रहा है. दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. विच इज़ वाई हमको बहुत ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिल रही है, विच इज़ वाई हमें फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही हैं, राइट. तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फिनोमिना है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग एक एग्जाम्पल है. ग्लोबल वार्मिंग के अलावा क्लाइमेट चेंज में क्या आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, जहाँ बारिश नहीं होनी थी वहाँ बारिश हो रही है, वो भी क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट हो सकता है. ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सबसेट ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब ये ग्लोबल वार्मिंग हमारी आपकी वजह से कैसी हो रही है? देयर आर सम गैसेस कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस. मे बी आपने सुना हो. ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो अर्थ के अराउंड हीट को, गर्मी को ट्रैप करके रखती हैं, गर्मी को बाहर नहीं जाने देती हैं एटमॉस्फेयर में,
राइट, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देती हैं। तो दीज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह अर्थ की अराउंड एक लेयर बना ली है हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। अब ये लेयर क्या काम करेगी कि अर्थ से जितनी भी हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगी, ट्रैप करके रखेगी, राइट। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़रूरी हैं, अगर बिल्कुल ही ग्रीन हाउस नहीं गैस नहीं होगी तो हमारी अर्थ भी फ्रीज हो जाएगी, वो रहने लायक नहीं रहेगी, ठीक है, जम जाएंगे हम सब कुल्फियों की तरह। पर अगर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल से ऊपर चले जाए, एक सर्टेन लेवल से ऊपर चली जाती हैं, तो हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो एवरेज टेम्परेचर है जितना आपके लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वही हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, इसके अलावा मीथेन, राइट। गिव सम एग्जाम्पल्स इन द कमेंट्स बिलो, आई विल सी कि आपको कितने नाम याद हैं। तो कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स ग्रीन हाउस गैसेस के आप कमेंट्स में लिखिए। लेट्स गो अहेड। अब ये क्लाइमेट चेंज तो हर जगह हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हर जगह हो रही है, किसी एक कंट्री का काम नहीं है, पर इससे परेशानी सबको होती है, राइट। ऐसे तो नहीं है कि अगर इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसका असर हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ पर नहीं पड़ेगा, या किसी और लेट्स से कॉन्टिनेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और दूसरी जगह पर सब एकदम बढ़िया है, ऐसे तो नहीं होता। ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है ये किसी बाउंड्री तक सीमित नहीं होती, ये कॉमन प्रॉब्लम है, एक कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन भी मिलकर ही लेना पड़ेगा। तो समय रहते हमारे लोगों को, कंट्रीज़ को ये बात समझ में आई कि देखो प्रॉब्लम सबकी है और सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें लेना पड़ेगा। फॉर दैट कंट्रीज डिसाइडेड कि अब हम साथ में आएंगे और साथ आकर इसका कुछ सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ समाधान देखेंगे। अब साथ ये लोग सबसे पहले आते हैं 1972 में। अभी तक हमने ये देखा कि हाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, फिर हमने समझा कि ये प्रॉब्लम अकेले की नहीं है, सबकी है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर लगेगा। तो लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम एंड लेट्स कम अप टू सम सॉल्यूशंस। तो किस सॉल्यूशन पे आते हैं हम? सबसे पहले 1972 में यूनाइटेड नेशंस एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर एनवायरनमेंट, विच इज़ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, राइट। इसका दूसरा नाम है, आई विल राइट इट हियर। सो 1972 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आपकी हो रही है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, which is also called as United Nations Conference on Human Development, ठीक है। This conference takes place from 5th to 16th June 1972, और ये जो 5th जून है इसका कुछ इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, क्या है, कैन यू टेल? तो आई विल लेट यू नो, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल एनवायरनमेंट डे इन आवर कंट्री, राइट। क्योंकि इस दिन स्टार्ट हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो इस दिन को हमने नेशनल एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। अब पहली बार कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहली बार आप एनवायरनमेंट के बारे में बात करोगे, पहली बार आप ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट का उसकी बात करोगे, राइट। इस जो समिट है, इस कॉन्फ्रेंस की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं पहुँचे थे। अभी तक आपने इस प्रॉब्लम को इतना सीरियस नहीं लिया कि आप अपने कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि आप जाके ये अटेंड कीजिए। उनके कुछ प्रतिनिधित्व थे जो वहाँ जाकर बैठ गए, परंतु स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो हेड्स हैं स्टेट के, हेड ऑफ स्टेट हैं, वो जाकर इस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुँचे। बट एक्सेप्ट इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम, श्रीमती इंदिरा गांधी, शी वेंट एंड शी अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। तो इट इज़ स्पेशल फॉर इंडिया इन दैट सेंस ऑल्सो, ओके। इस कॉन्फ्रेंस में हमने बात क्या करी? इस कॉन्फ्रेंस में हमने एक प्रिंसिपल की बात करी विच वॉज पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि देखो क्लाइमेट चेंज इज़ अ प्रॉब्लम, हो रही है, प्रॉब्लम तो है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है, तो हमें काम ऐसे करने हैं जिससे प्रॉब्लम्स बढ़े ना, राइट।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहा गया कि जितने भी मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स हैं अब हमें उन्हें प्रोहिबिट करना होगा। इसके अलावा यहाँ कहा गया कि आपके जो स्टेप्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि जिससे आपके नेबरिंग कंट्रीज़ को या आपकी भी कंट्री के एनवायरनमेंट पर ज़्यादा असर ना पड़े। यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की गई है, बहुत छोटे लेवल पर अभी तक आपसे बोला गया है कि हाँ प्रॉब्लम है, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, पर इसके अलावा बड़े स्टेप्स अभी आने बाकी हैं। वो बड़े स्टेप्स नेक्स्ट आएंगे आपकी 1992 की कॉन्फ्रेंस में। 1992 का रियो अर्थ समिट या रियो समिट, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इन शॉर्ट UNCED। ठीक है, अब नेक्स्ट बड़ा समिट आता है 1992 में, जिसे हम रियो अर्थ समिट भी कहते हैं या रियो समिट भी कहते हैं। यहाँ की जो थीम थी, इट वॉज ओनली वन अर्थ। इस समिट की थीम है ओनली वन अर्थ, कि हाँ देखो हमारे पास सिर्फ एक ही अर्थ है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। अब इस बीच में एक और चीज हुई है, दैट इज इन 1988 आपके पास एक रिपोर्ट आई है, दैट इज द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या हुआ या इससे पहले क्या हुआ, 1972 वाला जो आपका कॉन्फ्रेंस था ना, इसके बाद एक और मीटिंग हुई थी 1982 में, विच इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट उसके बाद आपका ब्रंटलैंड कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। तो ये कमीशन था जिसको काम दिया गया रिपोर्ट एक रेडी करने के लिए कि आप एनवायरनमेंट स्टडी कीजिए और आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे प्रॉब्लम है, राइट। ये जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी, इसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, और इस रिपोर्ट में सबसे पहले डेफिनेशन दी गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की। तो ये जो रिपोर्ट थी, इसने डेफिनेशन दी, इसने बताया कि सतत विकास क्या होता है और वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है या क्या होता है, इस पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया कि ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अपनी फ्यूचर जनरेशन्स का भी ध्यान रखे, राइट। आपको अपने रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि आप अपने फ्यूचर जनरेशन्स को स्टेक पर लगा दो, उनको भूल ही जाओ, राइट। तो ये जो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी, इसने फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी। अब देखो कोई भी कंट्री है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। आपको एक तरफ एनवायरनमेंट भी अच्छा रखना है, पर दूसरी तरफ आपको अपनी जनता के लिए डेवलपमेंट का भी, विकास का भी सोचना है। आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए और साथ ही साथ आपको एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट द बैलेंस बिटवीन द टू। आपको एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ में लेकर चलनी है, डेवलप करना है, पर एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज, सबको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। दैट इज द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसी रिपोर्ट के बेसिस पर हमारी 1992 की मीटिंग होती है रियो अर्थ समिट, जहां पर हम बात करते हैं कि देखो हमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों पर ही ध्यान देना है, विच इज़ वाई द नेम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। हमें दोनों का ध्यान देना है। अब इस समिट के अंदर 3 मेन चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। फर्स्ट थिंग इज क्लाइमेट चेंज, कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए कुछ करना है, ठीक है। सेकेंड मेन थिंग दैट दे टॉक अबाउट इज डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, right? And the third main thing that they talk about is biodiversity, जैव विविधता। डिजर्टिफिकेशन, जलवायु परिवर्तन। तो ये 3 मुख्य बातों के ऊपर
बात होती है 1992 की कॉन्फ्रेंस में, और कहा जाता है कि देखो ये तीनों ही प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं और इन तीनों के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हमें चाहिए। सॉल्यूशन के तौर पर हम कुछ ब्रॉड जनरल एग्रीमेंट्स लेकर आते हैं जिसे हम कहते हैं कन्वेंशन, राइट, वी कॉल इट कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन इज अ जनरल एग्रीमेंट अबाउट समथिंग। 10 कंट्रीज साथ में बैठी, साथ बैठकर वो कह रही हैं कि हाँ एनवायरनमेंट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे आसपास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से एक लेट से है क्लाइमेट चेंज। तो हाँ हम मानते हैं क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट कर रहा है और इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए। फिर हम एक जनरल ब्रॉड फ्रेमवर्क की बात करेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। लेट्स से कार्बन एमिशन कम करना है, लेट्स से पेड़ और लगाने हैं, लेट्स से एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन करना है, राइट। सिमिलरली डेजर्टिफिकेशन को बचाने के लिए भी मैं कहूँगी कि हमें अपना लैंड प्रिजर्व करना है ना, हमें ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है, यहाँ पर भी हमें बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, फॉरेस्ट बचाने हैं टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये जनरल ब्रॉड आप एग्री कर रहे हो किसी बात के ऊपर, इसे हम कहते हैं कन्वेंशन, व्हेन कंट्रीज कम टुगेदर एंड एग्री अबाउट समथिंग। अब यहाँ क्या मेन बात है, यहाँ पर कोई भी अभी तक सेट टारगेट्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर सेट रूल्स नहीं दिए गए हैं, किसी के ऊपर किसी तरह की कोई बाध्यता अभी तक नहीं लगाई गई है। आपने सिर्फ साथ आया है और साथ मिलके कहा है कि हाँ देखो ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड वी ऑल एग्री ऑन दिस टॉपिक, राइट, दैट इज अ कन्वेंशन। फिर एक और टर्म आपके पास आती है, दैट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल अब आपका ये भी एक एग्रीमेंट है, राइट, बट इट इज मोर ऑफ अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, बाध्यकारी एग्रीमेंट है। किस तरह से? यहाँ पर आप कुछ सेट टारगेट्स अपने लिए रख रहे हो, कुछ टारगेट्स आप अपने लिए सेट कर रहे हो, राइट। आप कह रहे हो, यहाँ आपने कहा कि हाँ देखो एमिशन कम करना पड़ेगा हमें, तब जाकर हम क्लाइमेट चेंज बचा पाएंगे। यहाँ आप कह रहे हो एमिशन कैसे कम होगा, कितना कम करना है, किस लेवल से किस लेवल पर लाना है, राइट। तो यहाँ पर आप खुद को नंबर्स दे रहे हो, टारगेट्स दे रहे हो जिन्हें आपको अचीव करना है। दिस इज द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। तो अब क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी, तीनों के लिए ही आप कुछ एग्रीमेंट्स लाते हो, कुछ कन्वेंशंस लेकर आते हो। क्या क्या कन्वेंशंस? फॉर क्लाइमेट चेंज यू ब्रॉट UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन on climate change. For desertification you brought UNCCD, which is United Nations Convention to combat desertification, right? Last, UNCBD, which is United Nations Convention on Biodiversity, राइट। तो आपने 3 मुख्य अपने लिए प्रॉब्लम्स देखी और उन तीनों के लिए आप कुछ कन्वेंशन लेकर आए। फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जलवायु परिवर्तन के ऊपर हमारे एक एग्रीमेंट है, राइट। फिर बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए आपके पास एक कन्वेंशन है। अब ये तो है ब्रॉड एग्रीमेंट, राइट। अब इसके अंडर आप कुछ कुछ सेट टारगेट्स अपने लिए लेकर आओगे। खाली मानने से तो नहीं चलेगा कि हाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। एक प्रॉपर रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि कैसे उस प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे, राइट। तो इसी की सीरीज़ में क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या सॉल्यूशंस सोचे गए, उसी की बात हम अभी करने वाले हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर रहेगा। डेजर्टिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी की बात आज हम नहीं कर रहे हैं। हम COP30 के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। COP30 जो है वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP है। COP क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, पार्टीज मतलब मेंबर्स। तो UNFCCC के जितने भी मेंबर्स हैं
उनका एक सम्मेलन है, उनकी एक कॉन्फ्रेंस है, उनकी मीटिंग है, राइट। तो UNFCCC के मेंबर्स की, पार्टीज की ये 30th मीटिंग थी। जब UNFCCC का गठन हुआ उसके बाद उनकी मीटिंग्स स्टार्ट हुई, तो ये ऐसी 30th सच मीटिंग थी, राइट। हर साल ये मीटिंग होती है, हर साल। अब नेक्स्ट ईयर जैसे जब भी होगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज COP31। तो COP सिंपली मीन्स कि किसी कन्वेंशन की, किसी एग्रीमेंट की या किसी प्लेटफॉर्म की जितने भी मेंबर्स हैं, पार्टीज हैं, वो साथ आकर मिल रहे हैं और बैठ रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ COP। जब आप बात करोगे COP30 ऑफ UNFCCC तो आपका मतलब है कि इस UNFCCC की जो मेंबर्स हैं वो आकर साथ में बैठ रहे हैं, राइट। ये जो COP वर्ड है ये यूज़ किसी भी कन्वेंशन के लिए हो सकता है। हम अभी UNFCCC की बात कर रहे हैं, ओके। आपके पास कुछ और टर्म्स आती हैं यहाँ पर। वन इज CMP, वन इज CMA, राइट। तो जो CMP है इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस, उनका सम्मेलन, राइट। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है हम उसकी थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड सिमिलरली CMA इज कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और पेरिस एग्रीमेंट के मेंबर्स की कॉन्फ्रेंस को हम बोल रहे हैं CMA। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, क्या है पेरिस एग्रीमेंट, वी विल टॉक अबाउट जस्ट इन अ बिट, ओके। तो हमने बात कर ली है 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, हमने बात कर ली है रियो अर्थ समिट की, राइट, ओके। दिस इज इट। COP, CMP, CMA क्या है, डेफिनेशंस हमने देख ली है। नेक्स्ट देयर आर फ्यू टर्म्स जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, राइट। फर्स्ट टर्म इज मिटिगेशन, हिंदी में कहते हैं हम इसे शमन। मिटिगेशन होता है टू रिमूव द कॉज ऑफ समथिंग, राइट। जैसे हम यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के हमने कुछ रीजंस देखे, नेचुरल रीजंस एंड ह्यूमन रीजंस। ह्यूमन रीजंस में था कि हम ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट। मिटिगेशन कहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है, जो कारण है, मुख्य कारण, उस कारण को ही ख़त्म कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने कहा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करना इज द मेजर रीजन, राइट। तो वो गैसेस को हटाइए, कार्बन आप एमिट कर रहे हैं उस कार्बन को हटाइए, कार्बन एमिशन को रोकिए, कम कीजिए, राइट। दैट इज मिटिगेशन, शमन, किसी प्रॉब्लम का शमन कर देना, उसे खत्म कर देना, राइट। सो इट इज द एक्शंस टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज प्राइमरीली बाय रिड्यूसिंग GHG emissions. This is the meaning of mitigation. Next term comes as adaptation. Adaptation या अनुकूलन। अब क्लाइमेट चेंज ठीक करना है, उसके मिटिगेशन के लिए, शमन के लिए हमें कार्बन एमिशन कम करना है, रिड्यूस करना है, ख़त्म करना है, राइट। कार्बन एमिशन 0 कर देना है ना। अब एक दिन का काम तो है नहीं, बहुत लंबा टाइम लगता है। व्हाट अबाउट तब तक, जब तक ये हो नहीं जाता, जब तक कार्बन एमिशन कम नहीं हो रहा है, तब तक क्या करें। प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज तो अभी भी हो रहा है, हीट वेव्स तो अभी भी आ रही हैं, राइट। फ्लड्स अभी भी हैं, ड्रॉट्स अभी भी हैं, सी लेवल अभी भी राइज कर रहा है, ग्लेशियर्स अभी भी पिघल रहे हैं। तब तक क्या करें, जब तक कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती या चेंज नहीं हो जाती, बदल नहीं जाती, राइट। तब तक आपको इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा। आपके रहने सहने का तरीका, आप कैसे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप किस पैटर्न पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप्स कैसे उगा रहे हैं, कौन से क्रॉप्स उगा रहे हैं, इट ऑल शुड डिपेंड ऑन कि आपके आसपास कैसा पैटर्न है, आपको आपके आसपास कैसा क्लाइमेट है ना, कैसे वेदर पैटर्न्स आजकल हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को ढालना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज एडेप्टेशन, अनुकूलन, राइट। आपको अपने तौर तरीके उस समस्या के अकॉर्डिंग बदलने पड़ेंगे, है ना। अब मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन होना शुरू हो गया है, तो आपकी बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, भूस्खलन के अगेंस्ट, लैंडस्लाइड के अगेंस्ट टिक सकें, रह सकें, राइट, स्टेबल हों। तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको खुद को ढालना ही पड़ेगा। दैट इज अडेप्टेशन। तो फर्स्ट वॉज मिटिगेशन, रूट कॉज ही खत्म कर दो, एंड सेकेंड इज अडेप्टेशन, यू हैव टू कोप with the impacts of climate change that are already happening. अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके साथ खुद को एक लेवल पर लेकर आ जाओ, राइट। नेक्स्ट इज लॉस एंड डैमेज।
फर्स्ट समझ आ गया, सेकंड समझ आ गया। लॉस एंड डैमेज सेज कि ठीक है कर लेंगे अडेप्ट, पर अभी तक जितना नुकसान हो गया उसका क्या, राइट? आपने कहा प्रॉब्लम खत्म करो, लॉन्ग टर्म में कर लेंगे। आपने कहा अडेप्ट करो, ठीक है कर लेंगे, करना ही पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट द लॉसेस, व्हाट अबाउट द डैमेज जो अभी तक हो चुका है, जितनी हानि जितनी क्षति हमको हो चुकी है उसका क्या, राइट? दैट इज लॉस एंड डैमेज। अब हमारा जो एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी है, इसमें ये डिबेट बहुत ज़्यादा चलती है कि आपको फोकस यहाँ करना है मिटिगेशन पर या आपको फोकस अडेप्टेशन पर करना है, राइट? जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, उनके पास अभी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है टू bring new technology to change their working pattern and everything, right? वो जा सकते हैं, वो फॉसिल फ्यूल छोड़कर पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंट रहने की क्षमता रखते हैं, उनके पास पूरी कैपेसिटी है, राइट? वो तो ये कहते हैं कि आप मिटिगेशन पर पूरा ध्यान दो, कि देखो बहुत कार्बन एमिशन हो गया है, बहुत एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप पूरा ध्यान मिटिगेशन पर दो। वर्सेस द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, द डेवलपिंग और द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिनके पास अभी कैपेसिटी नहीं है अपना पूरी तरह से स्ट्रक्चर ही बदल देने की, पूरी तरह से रिन्यूएबल्स पर डिपेंडेंट हो जाने की, वो क्या कहते हैं कि मिटिगेशन तो होता रहेगा, अभी हमें तो हेल्प करो, जब तक हम डेवलप हो रहे हैं हमें अडेप्ट होने में हेल्प करो, हमें इसके अनुकूल बनने में हेल्प करो। हाँ, आपका सी लेवल बढ़ रहा है, मेरे पूरे शहर डूब जाएंगे, राइट? मुझे वहाँ पर पहले हेल्प करो। तो योर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कॉल फॉर मोर फोकस ऑन अडेप्टेशन वर्सेज योर डेवलप्ड कंट्रीज कॉल फॉर मोर फोकस ऑन मिटिगेशन। तो ये डिबेट चलता रहता है। सिमिलरली लॉस एंड डैमेज पर भी योर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से जितना डैमेज हो चुका है उसकी भरपाई डेवलप्ड कंट्रीज़ को करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, इट इज़ देयर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट एज मच कीन अबाउट इट, ठीक है? नेक्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज CBDRRC, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ये क्या है? हमने बहुत शुरू में बात करी कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये सबका प्रॉब्लम है, राइट? ये किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो एमिशन तो सभी कर रहे हैं, है ना? ऐसे तो नहीं है कि एक कंट्री में कार्बन एमिट हो रहा है, किसी एक कंट्री में बिल्कुल ही एमिट नहीं हो रहा है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना? अभी तक मेजॉरिटी ऑफ अस आर डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, सब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबके यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं, तो कॉमन प्रॉब्लम है, राइट? तो फर्स्ट टर्म सेज कॉमन, सबकी प्रॉब्लम है और इसीलिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, राइट? सबकी प्रॉब्लम है तो सबकी जिम्मेदारी है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। पर क्या सबके सब सेम लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए? एक तरफ USA, यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, दे हैव डीप पॉकेट्स, एक तरफ वो हैं, एक तरफ स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं। क्या इन दोनों के पास सिमिलर कैपेबिलिटी है कुछ कर पाने की, राइट? या एक तरफ डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ है, क्या दोनों की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है वो सेम है, या क्या दोनों की जिम्मेदारियां सेम बनती है? आपने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया, आपने 1800s में अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, आपने अपनी कॉलोनीज़ को भी एक्सप्लॉइट किया, उनके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किया, अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए, तब जाकर आप आज इस लेवल पर हैं, राइट? वर्सेस हम कब आज़ाद हुए हैं, उसके बाद आपने हमारे ऊपर ये दबाव देना शुरू कर दिया है कि आप कार्बन एमिट कर रहे हैं, आप इसे कम कीजिए, मिटिगेट कीजिए कार्बन एमिशन को, आप क्या कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, एट्सेट्रा, राइट? अब हिस्टोरिकली आपने ज़्यादा एमिट करा है, हिस्टोरिकली आपने सबको एक्सप्लॉइट कर कर अपना डेवलपमेंट कर लिया है, तो क्या जिम्मेदार आप ज़्यादा नहीं होते? वही बात ये प्रिंसिपल भी करता है। वही बात हमारा 1972 समिट जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगी। वी टॉक्ड अबाउट द पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत भी यही कहता है कि जो प्रदूषण कर रहा है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो आपने हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एमिट कर लिया है, आपने हिस्टोरिकली अपना डेवलपमेंट कर लिया है सब कुछ एक्सप्लॉइट करके, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके, तो अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हाँ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड।
सबकी अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन किसने कितना कार्बन एमिट कर लिया है, किसने कितना डेवलपमेंट कर लिया है. ऑल्सो वी हैव टू लुक एट रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़. अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसके पास कितनी क्षमता है इन प्रॉब्लम से लड़ पाने की. राइट. सो द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स that all states are responsible but developed countries should lead because of their historical emissions. Right. Okay. अब हम बात करेंगे कि ये जो आपकी एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिबेट्स चलती रहती हैं. अब आप कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हो साथ में, तो किन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हो. राइट. वरना तो बहुत सिंपल है ना, सबको पता है कि कार्बन एमिशन की वजह से या ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बंद कर दो. राइट. हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रहा है, तो बंद कर दो ना. हटाकर आप सोलर पावर, सबके सब सोलर पावर यूज़ करो, सबके सब हाइड्रो पावर यूज़ करो. पर होता तो नहीं है. देयर आर सम डिबेट्स. क्या डिबेट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेवलप्ड नेशंस की है या डेवलपिंग नेशंस की है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं इंडिया इज़ अमंग द टॉप 5 एमिटर्स. तो इंडिया 3rd नंबर पे है. वर्ल्ड में हम 3rd मोस्ट कार्बन एमिशन करते हैं. राइट. फर्स्ट पे आपका यूएसए है, सेकंड पे चाइना है, 3rd पे हम हैं. पर अकॉर्डिंग टू द डेवलप्ड कंट्रीज आप 3rd नंबर पे हो, आप बहुत हाई एमिशन कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. पर इंडिया सेज लुक एट द पर कैपिटा एमिशन. पर कैपिटा एमिशन या पर कैपिटा उत्सर्जन आप देखिए कि हमारे यहाँ 125 करोड़ से ज़्यादा की जो जनता है वो इतना एमिशन कर रही है, वर्सेस आपके यहाँ कितनी पॉपुलेशन है और वो कितना एमिशन कर रही है, वो नंबर 1 पे है. राइट. तो जब हम पर कैपिटा की बात करेंगे तो इट इज़, हमारा जो एमिशन आता है इट इज़ लेस देन द ग्लोबल एवरेज. राइट. तो आपको हमारा बड़ा नंबर तो दिखाई दे रहा है, पर कैपिटा जो रियल टर्म्स में हम एमिट कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा. ऑल्सो हमने अभी भी बात करी हिस्टोरिकल एमिशंस की. तो डेवलपिंग कंट्रीज सेज कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज सेज कि सिर्फ हम क्यों, ये तो सबका काम होना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप सिर्फ हम पर मत थोपो, सबको बोलो. राइट. नेक्स्ट जो डिबेट है इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस. अब आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई सॉल्यूशन लेकर आना है, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए. अब क्वेश्चन आता है ये फाइनेंसेस प्रोवाइड कौन करेगा. राइट. डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड करना चाहिए, एथिकली उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें हमें हेल्प करनी चाहिए, उनके पास कैपेसिटी भी ज़्यादा है. अभी हमने CBDR RC वाले प्रिंसिपल में भी वो चीज़ देखी. फिर फाइनेंस भी कैसे होनी चाहिए, ग्रांट्स की फॉर्म में, हेल्प की फॉर्म में हो या फिर लोन्स की फॉर्म में हो, इसके ऊपर भी डिबेट रहता है. नेक्स्ट कम्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं, चेंज करना है अपना पैटर्न, अपना सब कुछ, तो आपको टेक्नोलॉजी भी उसके लिए चाहिए. तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी. अगेन टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कैपेसिटी आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है. राइट. डेवलपिंग कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास अभी वो कैपेसिटी नहीं है. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ कर सकती हैं टेक्नोलॉजी डेवलप. राइट. न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ सकती हैं. अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे शेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज़ के भी साथ, ना कि अपना प्रॉफिट देखते हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का गान गाएं. राइट. नेक्स्ट कम्स मिटिगेशन वर्सेस अडेप्टेशन, जिसकी हमने अभी बात करी. आपके पास लिमिटेड फाइनेंसेस हैं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, तो उन रिसोर्सेज को यूज़ कहाँ करना है. मिटिगेशन के ऊपर फोकस करें जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती हैं, या अडेप्टेशन के ऊपर फोकस करें जो कि डिमांड है आपकी लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की या ग्लोबल साउथ की. राइट. नेक्स्ट इज अबाउट फॉसिल फ्यूल्स. जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आसान है, फिर तो फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म करो, बंद करो. क्यों आपको प्लास्टिक बनाना है, क्यों आपको पेट्रोलियम यूज़ करना है, सबके सब बायोफ्यूल्स की तरफ जाओ ना, एकदम पूरा ख़त्म करो, सोलर पावर यूज़ करो, विंड पावर यूज़ करो. क्यों आप फॉसिल फ्यूल्स के पीछे पड़े हो. बट व्हाट अबाउट द कंट्रीज़ जो पूरी तरह इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनकी इकोनॉमीज़ खड़ी ही फॉसिल फ्यूल्स की बेसिस पर हुई हैं, जो अपना नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल बेच कर एक बहुत ही पावरफुल नेशन बन चुके हैं. व्हाट अबाउट देम. व्हाट अबाउट द पीपल जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं. राइट. जो आपके प्लास्टिक सेक्टर में काम कर रहे हैं या क्रूड ऑयल के, नेचुरल ऑयल के सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका क्या, उनके जीवन यापन का क्या. राइट. तो जब भी आप किसी चीज़ को पूरी तरह ख़त्म करने की बात कहोगे, जो लोग ऑलरेडी उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो ऑब्वियसली उसका विरोध करेंगे. तो जब भी आप बात करते हो कि फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे करके हमें ख़त्म करना है, फेज आउट करना है, उस पर
बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना, राइट। तो यहाँ दो टर्म्स आती हैं, फेज आउट वर्सेस फेज डाउन। फेज आउट तो कहती है कि स्लोली ग्रेजुअली आप पूरी तरह से इसको ख़त्म करो, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ ही नहीं करना, राइट। फेज डाउन कहती है कि पूरी तरह नहीं, बस धीरे धीरे करके यूज़ कम करना शुरू कर दो, आप दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस देना शुरू करो, पर फॉसिल फ्यूल्स को पूरी तरह से पिक्चर से आउट आप नहीं कर सकते। तो सम कंट्रीज वुड से कि पूरी तरह फेज आउट करो, ख़त्म करो, एंड सम कंट्री वुड से कि फेज डाउन करो, कम कर दो यूज़, पर पूरी तरह ख़त्म करने की बात आप नहीं कर सकते क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर, राइट। नेक्स्ट कम्स एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस क्लाइमेट एक्शन। अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द फॉसिल फ्यूल। अभी तक आपकी जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है, पावर सेक्टर जो है, वो अभी भी कन्वेंशनल तरीके से चल रहा है, अभी भी वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप अभी भी कोल यूज़ करते हो, आप अभी भी बाकी के फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हो। वर्सेस क्लाइमेट एक्शन, की क्लाइमेट के ऊपर काम करना है, तो आपका जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर सेक्टर है, सब कुछ should be more dependent on renewable energy, not on the fossil fuels. It is again a debate, right? Okay. एक फैक्ट यहाँ पर बस मैं ऐसे ही आपको बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन का सेक्टर है, इट इज़ एनर्जी, राइट। तो एनर्जी फर्स्ट नंबर पे है, देन इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, एनर्जी या पावर सेक्टर। और इंडिया में ये है एनर्जी फर्स्ट एंड देन योर एग्रीकल्चर इज ऑन द सेकेंड। अरे बाबा, आप लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी या पावर सेक्टर। अराउंड 35% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेक्टर की है इन द वर्ल्ड, राइट। इंडिया में ये नंबर लास्ट रिपोर्ट्स के अनुसार अराउंड 75% है। तो 75% रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर की है। इसके बाद इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है एग्रीकल्चर, राइट। इसके बाद आती हैं इंडस्ट्रीज, इसके बाद आते हैं अदर वेस्ट्स, राइट। ग्लोबल लेवल पर सबसे ज़्यादा एनर्जी, देन इंडस्ट्रीज, देन योर एग्रीकल्चर सेक्टर, देन योर बिल्डिंग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं वो ही एनर्जी सेक्टर है। तो फॉसिल फ्यूल्स वर्सेस द न्यू मेथड्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ वेरी बिग ह्यूज डिबेट, एंड आपकी कंट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस भी यहाँ पर रहता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमारा भी बहुत फोकस रहता है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, बी इट सोलर पावर, बी इट विंड पावर और एनीथिंग, राइट। ओके, तो वी टॉक्ड अबाउट UNFCCC, 1992 में उसका गठन हुआ है। अब UNFCCC मिलती है एवरी ईयर, राइट, और इन टॉपिक्स के ऊपर, इन डिबेट्स के ऊपर डिस्कस करती है और कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर पहुंचने का कोशिश करती है। अब हमने कहा कन्वेंशन इज़ अ ब्रॉड एग्रीमेंट, हमें सेट टारगेट्स के लिए प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल आया आपका COP3 1997 में, तो यानी कि थर्ड कॉन्फ्रेंस थी UNFCCC की 1997 के अंदर, और कहाँ पर थी? क्योटो, विच इज़ अ सिटी इन जापान। तो जापान के क्योटो शहर में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये सम्मेलन हुआ है, जहाँ पर आपने एक डिसीजन लिया है और उस डिसीजन का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल में बोला क्या गया? क्या डिसीजन लिया गया? क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया, आपके जितने भी कंट्रीज थी ना, उनमें से डेवलप्ड और इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन की एक लिस्ट बना ली। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी, विकसित देश थे, उनकी एक लिस्ट बना ली और उस लिस्ट को हमने नाम दिया है Annex 1। Annex 1 इज अ लिस्ट जिसमें कौन सी कंट्रीज है? डेवलप्ड कंट्रीज प्लस इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। ओके, तो एक लिस्ट हमने बनाकर तैयार कर ली। अब यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि कार्बन एमिशन कम करना है।
हर सेक्टर से कम करना है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो। अब वो आपकी मर्जी है, आप कैसे स्टेप्स लेते हैं, पर आपको कार्बन एमिशन कम करना है। तो यहाँ पर हमने कंट्रीज़ को टारगेट दे दिए कि आप देखिए, आप ना 1990 को अपना बेस बनाइए, ठीक है, और आपको इस टाइम पर जितना एमिशन हो रहा है, जितना कार्बन एमिशन हो रहा है, उससे 5% कम करना है, राइट। 1990 में, 1990 में जितना एमिशन उत्सर्जन हो रहा है उससे 5% आपको कम करना है बाय 2012। 2012 तक आप वो कार्बन एमिशन 5% कम कर दीजिए, ये हमने बोला। अब इसके लिए सब कंट्रीज के ऊपर हम थोप तो नहीं सकते, हम बोलेंगे कि आर यू रेडी, ठीक है, क्या आपको हम ये टारगेट दे दें, क्या आप ये अचीव करने के लिए रेडी हो, राइट। तो उन कंट्रीज की हमने एक लिस्ट बनाई जिनके ऊपर हम ये सेट टारगेट्स देने वाले हैं। उस लिस्ट को हमने नाम दिया एनेक्स बी। तो एनेक्स बी में जो कंट्रीज होंगी दे विल हैव सम टारगेट्स कि आपको इस साल तक इतना % कम करना है, फिर उससे अगले साल तक इतना कम करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एनेक्स बी कंट्रीज को, विच वर डेवलप्ड कंट्रीज, विच हैड द कैपेसिटी, विच हैड द कैपेबिलिटी, उन्हें हमने कुछ टारगेट्स दे दिए कि देखिए इतने इतने साल तक आपको ये करना है। यहां पर एक और लिस्ट हमारी बनती है एनेक्स सेकंड। इसमें वो कंट्रीज आती हैं विच हैव द कैपेसिटी, विच हैव द रिसोर्सेस, विच हैव द टेक्नोलॉजी। और एनेक्स सेकंड कंट्रीज की जिम्मेदारी है बाकी कंट्रीज को हेल्प करने का, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने का, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है तो आप कर सकते हो, राइट। तो मेन क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, आपको टारगेट्स दिए गए हैं। टारगेट भी एनेक्स 1 कंट्रीज में से जिन को मिले हैं उन्हें हम कहते हैं एनेक्स सेकंड कंट्रीज, एनेक्स बी, सॉरी, राइट। तो एनेक्स 1 है, लिस्ट बना दी कि हाँ ये डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें से भी जिन्होंने टारगेट्स लिए हैं उन्हें हम एनेक्स बी कहते हैं। और एनेक्स सेकंड में हमने एक और लिस्ट बना दी कि देखो ये कंट्रीज दूसरों की हेल्प भी कर सकती हैं। बाकी के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो इन लिस्ट का पार्ट नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नॉन एनेक्स कंट्रीज। नॉन एनेक्स कंट्रीज से भी हम कहते हैं कि आप भी कम कीजिए, कोशिश कीजिए, कार्बन एमिशन कम कीजिए, और आपकी हेल्प ये लोग करेंगे, राइट। आपकी हेल्प एनेक्स सेकंड कंट्रीज, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज करेंगी, और आप भी कार्बन एमिशन कम करने का कोशिश कीजिए। पर हम आपके ऊपर कोई टारगेट अभी नहीं दे रहे हैं, हम आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है आपकी कैपेबिलिटी अभी तक उतनी नहीं है, आपकी क्षमता अभी तक उतनी नहीं है, राइट। ओके, तो दिस इज अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ टारगेट दिया गया है। अब थिंक अबाउट इट, आप मान लीजिए पढ़ने बैठ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते एक तरफ आपकी मम्मी आपसे आकर कह रही हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, या आपके घर वाले आपसे कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे कह रहे हैं कि पढ़ लो, राइट। वर्सेस एक तरफ आप खुद से कहते हो कि आज से मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, आज से मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, 10 घंटा पढ़ूंगा, एट्सेट्रा। कहाँ पर हायर चांसेस हैं कि आप पढ़ोगे या आपको जो बात कही जा रही है वो आप मानोगे? ऑब्वियसली इन द सेकंड केस, जब आपको कोई और कुछ कहता है तो आपको शायद चिढ़ मचती है कि यार मैं नहीं कर रहा, कह लो कुछ भी कह लो, मैं नहीं करूँगा, राइट। वर्सेस जब आप खुद से वादा करते हैं, खुद से कहते हैं, खुद से प्रॉमिस देते हैं, तो देयर इज़ अ हायर चांस कि आप अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। सेम हैपेंड हियर, राइट। क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड कंट्रीज़ को अब ये टेंशन हुई कि पहली बात तो एमिशन सब कर रहे हैं और आपने टारगेट सिर्फ हमारे ऊपर लगा दिए, इनको आपने फ्री हैंड दे दिया है, राइट। तो पहले तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। सेकंड, वी सॉ डिबेट ऑन इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट, राइट। हमें डेवलपमेंट करना है वर्सेस हमें एनवायरनमेंट देखना है, तो कंट्रीज आर एनीवेज लेस विलिंग टू चेंज, राइट। आपका सही बढ़िया डेवलपमेंट चल रहा है, आपका लोग एम्प्लॉयड हैं उन सेक्टर्स के अंदर, आपको एनर्जी अपनी सिक्योर करनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप अंदर से उतने विलिंग होते ही नहीं हो कि हम कुछ चेंजेस कर लें। और वो भी UNFCCC कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल कह रहा है कि करो, तो मेरी मर्जी नहीं करना मुझे, राइट। तो कंट्रीज वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस protocol. Some of the very important countries didn't ever sign it, didn't ever rectify it. For example, USA ने कभी इसे rectify ही नहीं किया, USA ने कभी कहा ही नहीं कि चलो ठीक है ये टारगेट्स मैं मानता हूँ, राइट। बाकी कंट्रीज़ भी, बाकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ ने थोड़े टाइम तो कहा कि चलो करेंगे, पर बाद में इससे विड्रॉ कर लिया, अपने हाथ वापस ले लिए। फॉर एग्जाम्पल कैनेडा, फॉर एग्जाम्पल जापान, रशिया, उन्होंने पहले साइन किया, रेक्टिफाई किया, पर कुछ सालों बाद उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे, ये बकवास है,
उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया, राइट। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। सबसे पहले ये 2012 तक के लिए आया था और उसके बाद इसका जो टाइमलाइन है उसको बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया था। वाई? क्योंकि 2012 तक भी कोई रिजल्ट आपको देखने को मिले ही नहीं, राइट। बल्कि बहुत सालों तक तो कंट्रीज साइन करके ही रेडी नहीं थी, रेक्टिफाई करके ही नहीं रेडी थी, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा था, है ना। तो 2012 तक होना था पर इट वॉज अ फेलियर काइंड ऑफ, तो आपने कहा चलो 2020 तक इसको बढ़ा देते हैं। बट स्टिल अभी भी आपको दिख रहा था कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज आर आउट ऑफ इट, यूएसए इज ऑलरेडी आउट ऑफ इट, रशिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, जापान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो बिगेस्ट एमिटर्स हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, वो तो ऑलरेडी लिस्ट में है ही नहीं। तो आपने एक बहुत बड़े सेक्शन को तो छोड़ ही दिया, राइट। अब यहाँ लिस्ट में जो लोग बचे हैं थोड़े बहुत, उनका कंट्रीब्यूशन उतना है ही नहीं, आपने बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स को तो साइड ही कर दिया है, वो तो आए ही नहीं। तो इट वाज अ ह्यूज फेलियर, राइट। तो हमें इसकी जगह कुछ और सॉल्यूशन लेकर आना है। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा? वो होगा आपका पेरिस एग्रीमेंट, राइट। पेरिस एग्रीमेंट पे आने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट कॉप आता है आपका 2009 का कॉप 15, द कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, राइट, कोपेनहेगन समिट। यहाँ पर क्या किया गया? हमने एक और मेजर डिबेट बोली अपनी फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंसेस के लिए यहाँ पर एक प्रॉमिस किया गया कि देखो बाय 2020 तक सब डेवलप्ड कंट्रीज को मिलकर $100 बिलियन पर ईयर इकट्ठे करने हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज के पास है, डेवलप्ड नेशंस के पास है। तो 2009 में ये कहा गया, ये प्रपोजल लाया गया कि 2020 तक कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को $100 बिलियन इकट्ठे करने हैं पर ईयर फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट। अब COP21 आता है 2015 में, इट वॉज हेल्ड इन पेरिस, जहाँ पर आपका आता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? अब आपका आई एम वेरी सॉरी, अब आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है इट इज़ अ फेलियर, तो उसकी जगह कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा ना। ऑल्सो 2012 निकल गया है, फेल हो गया है, हमने लिमिट बढ़ाकर 2020 कर दी है। पर अब 2015 तक आते आते इतनी अकल तो हमें आ गई है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते दिख नहीं रहा, तो कुछ ऑल्टरनेटिव तो हमें लाना ही पड़ेगा। वो ऑल्टरनेटिव 2015 में आया आपका COP21 में, इन द फॉर्म ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में हमने कोई टारगेट्स अपनी तरफ से नहीं दिए, बल्कि हमने कंट्रीज से कहा कि देखो हम आपको कोई टारगेट नहीं दे रहे हैं, पर आपको भी पता है क्लाइमेट चेंज है, हमें भी पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका कुछ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो वो सॉल्यूशन कैसे होगा, आप क्या करोगे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये आप बताइए, हम आपको नहीं बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले कहा गया कंट्रीज से कि आप अपने INDCs लेकर आइए या फिर NDCs लेकर आइए, राइट। NDC INDC होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। यहां पर नेशंस खुद डिटरमाइन करेंगे, खुद तय करेंगे कि उन्हें कितना कंट्रीब्यूट करना है क्लाइमेट चेंज के लिए, राइट, क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस के लिए, राइट। तो पेरिस एग्रीमेंट में कंट्रीज से कहा गया कि आप अपना प्लान खुद लेकर आइए, खुद हमें बताइए कि देखिए हम ये करने वाले हैं और ये हमारा रोड मैप रहेगा, ये हमारा प्लान रहेगा, हम 2030 तक इतना कर देंगे, 2025 तक इतना कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वो कंट्रीज अपना अपना प्लान खुद लेकर आएगी। वही जो हमने एग्जाम्पल लिया, जब आप खुद से कुछ प्रॉमिस करते हैं तो देयर इज़ अ हायर चांस कि आप उस प्रॉमिस को फुलफिल करोगे। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर ये हुई कि NDCs के बारे में हमने बात करी। सेकंड, हमने अपना मेजर जो गोल है वो ये रखा कि आपको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है अपना जो टेम्परेचर राइज है उसको, ठीक है। आप 1880 से अपना कंपेयर कीजिए टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर,
और उस टाइम पर जितना एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए बाय 2030, राइट। सिमिलरली आपने कहा कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, पर कोशिश कीजिए कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी ना जाए। तो ये तो करना ही करना है, बट आइडियली यू शुड ट्राई फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के राइज से नीचे रहना चाहिए आपका ग्लोबल टेम्परेचर राइज। ओके, तो दिस वाज टॉक्ड अबाउट इन पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आती है, दैट इज ग्लोबल स्टॉकटेक। ब्रेक 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपकी निकल कर आती है, दैट इज ग्लोबल स्टॉकटेक। ग्लोबल स्टॉकटेक पेरिस एग्रीमेंट में ही आपने एक प्रपोजल दिया, आपने एक प्रोग्राम टाइप दिया कि आप प्रोमिसेस तो कर रहे हैं, एनडीसीज आप हमें सबमिट करेंगे, ठीक है, बाय 2018 आप मुझे एनडीसीज अपने सबमिट कर दोगे। सब कंट्रीज़ को बोल दिया कि आप अपने अपने प्रपोजल्स हमें दे दीजिए कि आप कितना चेंज लाने वाले हैं, राइट। पर उन चेंजेस पर आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आप प्रपोज कर रहे हैं ये इनफ है भी या नहीं है, आप जो बोल रहे हैं उतना आप अचीव कर भी पा रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए मेरे पास कोई तरीका होना चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल स्टॉक टेक। यानी कि ग्लोबल लेवल पर हम चेक करेंगे कि आपके स्टॉक का, कार्बन स्टॉक का, कार्बन एमिशंस का क्या चल रहा है, आप जो प्रोमिसेस कर रहे हैं वो फुलफिल हो भी रहा है या नहीं, राइट। तो सिंपली रिव्यू करेंगे आप चीज़ें, आप चेक करेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि आपने जो बोला है वो आप कर भी रहे हैं या नहीं। आप रिपोर्ट्स देंगे कि देखिए आप अपने टारगेट से इतना पीछे हैं, आपने जो बोला था आपने इतना अचीव कर लिया है और इतना रहता है, राइट। तो सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इज देयर। तो ऐसा जो फर्स्ट स्टॉक टेक था, इट इज़ टू बी टेक प्लेस इन 2023, जो कि हो भी चुका है और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी आ गई हैं, राइट। तो 2023 में फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक होना था और ये एवरी 5 ईयर्स होगा। तो यानी कि जो नेक्स्ट स्टॉक टेक है इट विल टेक प्लेस इन 2028। तो फर्स्ट तो हो चुका है, उसके बाद मीटिंग्स भी हो गई हैं, COP29 भी हो गई है और COP30 भी हो गई है, राइट। अब वापस यहाँ पर आते हैं, हमने डिफरेंस देख लिया है क्योटो प्रोटोकॉल के बीच और पेरिस एग्रीमेंट के बीच। क्योटो प्रोटोकॉल आपने टारगेट दिए, पेरिस एग्रीमेंट आपने टारगेट मांगे कि आप बताओ आप क्या करोगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज 2021 ग्लासगो समिट COP26, जहाँ पर फर्स्ट टाइम आपने मीथेल के बारे में बात करी, कोल फेज डाउन के बारे में बात करी, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस। देन कम्स 2022, जहाँ पर आपने लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया। हमने क्या बात कही थी कि कंट्रीज़ का जो ज़्यादा फोकस है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का, वो मिटिगेशन के ऊपर रहता है। तो पहली बात तो फंड्स कम आ रहे हैं, सेकेंड जो फंड्स आ भी रहे हैं उनमें से ज़्यादा
जो हैं वो टुवर्ड्स मिटिगेशन जा रहे हैं। फिर सेकेंड नंबर पर टुवर्ड्स अडेप्टेशन जा रहे हैं, राइट। ऑल द अडेप्टेशन में भी बहुत कम फंड्स हैं, है ना। फिर जो लॉस एंड डैमेज है वो काफ़ी नेग्लेक्टेड था, तो उस प्रॉब्लम को समझते हुए COP27 जो कि इजिप्ट में हुई 2022 में, वहाँ नया लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट इज 2023 का COP28, जहाँ पर पहला ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक, एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो अगेन जब ये आपके कॉप्स होते हैं, वहाँ जो फाइनल रिपोर्ट बनती है, वहाँ की उसकी वर्डिंग्स में भी डिबेट होती है कि आपको फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे करना है, फॉसिल फ्यूल्स फेज आउट करना है, फेज डाउन करना है, क्या करना है। तो ये डिबेट्स चलती हैं, राइट। नेक्स्ट COP28 दुबई में हुआ था इन 2023। वी टॉक्ड अबाउट ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक टुक प्लेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो आपका ये LND फंड बना है 2022 में, 2023 में आपने उसको ऑपरेशनलाइज करना, यानी कि उसको स्टार्ट करना, एक्टिव करने के ऊपर प्लेज ली, ठीक है। नेक्स्ट कम्स COP29 विच टुक प्लेस लास्ट ईयर इन 2024, बाकू में ये हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर एक न्यू फाइनेंस गोल दिया गया। आपने 2009 कोपेनहेगन COP15 में देखा कि आपने एक नया गोल लिया कि हम 2020 तक क्लाइमेट चेंज के लिए $100 बिलियन पर ईयर की प्लेज लेते हैं कि इतना हमको रीच करना है। ऑल्दो वो कभी रीच हो नहीं पाया है, राइट। पूरा $100 बिलियन पर ईयर 2020 को निकले हुए 5 साल हो गए हैं, पर अभी तक आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, है ना। पर लास्ट ईयर COP29 में आपने एक न्यू टारगेट भी खुद को दिया, विच वॉज ऑफ $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035। तो ऑल्दो अभी $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 भी स्टार्ट अचीव नहीं हुआ है, पर we had a new target last year that is of $300 billion per year by 2035. Also ये जो टारगेट है इट इज स्टिल इनसफिशिएंट, है ना, कि आप $300 बिलियन पर ईयर ले भी आएंगे 2035 तक, पर फिर भी जो आपका टारगेट है टू स्टे अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस, और जिस स्पीड से आप अभी काम कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इनसफिशिएंट, कम पड़ेगा, राइट। तो जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इवन ब्रॉडर डिमांड है कि $300 बिलियन से कुछ नहीं होने वाला, हमको $1.3 ट्रिलियन तक पहुंचना पड़ेगा पर ईयर, इंक्लूडिंग ऑल द ग्लोबल सोर्सेस, राइट। ओके, नेक्स्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट द COP30, है ना। हमने पूरा अपना बैकग्राउंड सेट कर लिया है, हमने समझ लिया है क्लाइमेट चेंज क्या होता है। फिर हमने देखा कि 1972 में हम फर्स्ट टाइम उसके लिए बैठे हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर हमने पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल की बात की, उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर हमने 1992 कॉन्फ्रेंस देखी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, रियो अर्थ समिट जिसको कहा जाता है। इसकी थीम थी वन अर्थ, वी हैव ओनली वन अर्थ, राइट। उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट आई थी ब्रंटलैंड कमीशन की, आर कॉमन फ्यूचर, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई। देन हमने सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉप्स देखे UNFCCC के, फॉर एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल इन COP3। इसके अलावा वी लुक्ड एट पेरिस एग्रीमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम देखने वाले हैं COP30 में क्या होता है। उससे पहले हमने देख लिया है COP28 में क्या बड़ा हुआ, हमने ट्रांजिशनिंग अवे की बात करी, और COP29 में हमने अपना टारगेट ब्रॉड कर लिया। इससे भी पहले COP27 में आपका लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश हो चुका है। तो जितने भी बड़ी बड़ी डिबेट्स हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ बड़े वादे हो चुके हैं, बी इट फॉसिल फ्यूल्स, बी इट एनर्जी सेक्टर, बी इट अडेप्टेशन फंड, बी इट लॉस एंड डैमेज फंड, हर जगह कुछ ना कुछ प्रोमिसेस हो चुके हैं। अब COP30 कहता है बहुत प्रोमिसेस हो गए, इट इज़ टाइम टू फुलफिल देम, है ना। आपने $100 बिलियन पर ईयर बोला बाय 2020, पूरा नहीं हुआ है। आपने लास्ट ईयर एक नया प्रॉमिस कर दिया $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035। अब और कोई नए वादे मत करो, अब जो आपने अभी तक प्रोमिसेस कर दिए हैं, अभी तक जितने रोड मैप्स आपने सेट कर लिए हैं, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो इस साल का जो समिट है इसको हम एक्शन कॉप या एक्शन समिट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमने कोई नए प्रोमिसेस, कोई बड़े वादे नहीं किए हैं। यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी है एक्शन के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, उसका कार्यान्वयन कैसे होगा,
है ना, कुछ नए वादे हमने यहाँ पर नहीं किए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेजर थिंग अबाउट COP30। COP30 की एक और स्पेशल बात कहाँ पर हुई है, ये बेलेम ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील का एक स्टेट है पारा स्टेट, उस पारा स्टेट की, उस पारा राज्य की राजधानी है आपका बेलेम। तो बेलेम शहर में ये समिट हुई है, अमेज़न रीजन में है, अमेज़न वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर ये मीटिंग हुई है। तो इट बिकम्स वेरी सिम्बॉलिक कि आप इतने क्रूशियल एक एनवायरमेंटल एरिया में बैठकर समिट कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट, राइट। ओके, एक और स्पेशल बात इसकी कि ये ग्लोबल स्टॉक टेक के बाद हो रहा है। ग्लोबल स्टॉक टेक के बाद लास्ट ईयर भी एक मीटिंग हो गई है, पर इट इज़ अगेन अ मीटिंग। तो आपके पास अब डेटा है, आपको पता है कंट्रीज़ ने कहाँ लैक किया है, कितने गैप्स हैं, कितनी और उनको ज़रूरत है। तो नाउ यू कैन टॉक बेटर, है ना। अब आप अच्छे से बात कर सकते हो कि यहाँ यहाँ कमी रही है, इसे ऐसे सुधारो। तो यहाँ कोई नए प्रोमिसेस नहीं कर रहे हैं, पुरानों के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेटर हो, राइट। ओके, नाउ कुछ चीज़ें जहाँ पर हमारा पूरा फोकस रहा है, दोज इंक्लूड फर्स्ट इनेबलर्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑब्वियसली फाइनेंस इज अ बिग रोड ब्लॉक इन आवर जर्नी ऑफ कैपिटल climate change, right? Next comes energy, industry and transport transition. हमने बोला energy is the biggest source of emission. Then industry, globally हम देखें तो second biggest source of emission. नेक्स्ट कम्स आपको फॉरेस्ट, ओशंस, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है। आप अमेज़न जंगल में बैठकर, अमेज़न के जंगलों में बैठकर फॉरेस्ट के बारे में बात ना करो, फॉरेस्ट के ऊपर फोकस ना करो, दो ऐसा तो हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स, अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन एमिशन सोर्स, राइट। नेक्स्ट इज रेजिलियंट सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर। हमने अपने डिबेट्स में, अपने मेजर कंसर्न्स में बोला कि एडाप्टेशन इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न। तो उसके लिए रेजिलियंट सिटीज़ होना, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना, आपके वाटर सिस्टम सही होना, वाटर रिसोर्सेज एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट लास्ट इज ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, कि आपका डेवलपमेंट शुड बी सच, जो योर एनवायरमेंटल प्रोसेस शुड बी सच विच डजेंट अफेक्ट योर पीपल, योर वेरियस सेक्शंस, राइट। ओके, ओए भाई 12 बज गए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या हुआ है COP30 में, क्या मेजर डिसीजंस लिए गए हैं। जो सबसे बड़ा, चलिए इसके लिए वी विल लुक एट द डॉक्यूमेंट, और ये जो डॉक्यूमेंट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, राइट। उससे पहले कुछ फोकस एरियाज, आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है, वो ध्यान में रखते हुए आपको बात करनी है। देन फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक हो चुका है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड एक्शंस आपको लेना है, ये 6 जो फोकस एरियाज हैं इसकी हमने अभी बात कर ली है, राइट। फिर फॉरेस्ट इज़ अ फोकस एरिया, इस पर क्या स्टेप लिया गया है, टॉक अबाउट दैट। फिर बाकी जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उसका आपको ध्यान देना है। चैलेंजेस, द सेम चैलेंजेस दैट वी टॉक्ड अबाउट, वो वही हैं। आप एक बार डॉक्यूमेंट और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द key outcomes of this COP summit. First is the Belém package. Belém package में आपके जितने भी important topics यहाँ पर रहे हैं, be it fossil fuels, be it various sections, be it adaptations, be it transition, finance, everything, सबके ऊपर आपने कुछ major decisions लिए हैं। Around 29 major decisions have been taken, और उन सबको कुल मिलाकर हम कह रहे हैं the Belém पैकेज। तो आपने मोटा माटी सब प्रॉब्लम्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात की है, और उसे एक नाम हमने दे दिया बेलेम पैकेज। वाई बेलेम? क्योंकि बेलेम में दिस COP टुक प्लेस, राइट। अब स्पेसिफिकली देख लेते हैं, यहाँ एक नया प्रिंसिपल निकल कर आया है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचिराओ, ठीक है। ये एक पोर्चुगीज़ वर्ड है, ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ वर्ड है, वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटीज़ इसे यूज़ करती हैं। म्यूचिराओ सिद्धांत या प्रिंसिपल कहता है
इट टॉक्स अबाउट कलेक्टिव एफर्ट. इट सेज कि सब अगर साथ आकर कुछ एफर्ट लेते हैं तो दैट वर्क्स, या सबको साथ आकर एफर्ट्स लगाने चाहिए, लेने चाहिए, राइट. तो इट टॉक्स अबाउट ग्लोबल मुचिराओ कि सब कंट्रीज को कलेक्टिवली कुछ एफर्ट्स करने होंगे टू मेक चेंज, टू ब्रिंग सम solid action, solid solution, right. तो it talks about global मुचिराओ agreement and platform. It says सबको साथ आकर cooperate करना है. agreement है कि countries will cooperate with each other, will share their technology, will share their achievements, will share कि उन्होंने कैसे क्या achieve किया है. उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, दैट इज़ द ग्लोबल मुचिराओ प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंट्रीज आएंगी, एक दूसरे से अकाउंटेबिलिटी भी लेंगी, अपनी जर्नी शेयर करेंगी, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट हेल्प करेंगी. नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, या जिसे हम कहते हैं बेलम एक्शन मैकेनिज्म. अगेन फोकस यहाँ पर सिर्फ एक्शन पर है, कुछ नया आप यहाँ पर नहीं कर रहे हैं. क्या कहता है ये मैकेनिज्म या ये फ्रेमवर्क, क्या कहता है? आपने एक ब्लूप्रिंट, एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि जब आप ट्रांजिशन आप अपना लाओगे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो एकदम से आप नहीं ला सकते. ये न्यायिक होना चाहिए, जस्टफुल होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, फॉर द पीपल जिनका जीवन यापन उन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. फॉर द कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो आपका ट्रांजिशन शुड बी जस्टिफाइड, राइट. इट शुड बी जस्टफुल. It is a framework for knowledge exchange, capacity building and cooperation, supports economies and workers moving away from fossil fuels, highlights equity and inclusivity but lacks. Okay, अब ये आपने मैकेनिज्म तो दे दिया कि जब भी आप ट्रांजिशन लाओगे तो आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन इन सेक्शंस का ध्यान में रखना है. पर कुछ भी नए स्टेप लेने से पहले यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड फाइनेंसेस. तो वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, उसकी बात ये मैकेनिज्म नहीं करता है. इट जस्ट टॉक्स अबाउट कि आपको जस्टिस का ध्यान रखना है, न्याय का ध्यान रखना है. पर वो न्याय का ध्यान रखने के लिए जो संसाधन चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, उसकी बात ये एग्रीमेंट मैकेनिज्म नहीं करता है. नेक्स्ट इज ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर. अगेन पूरा ध्यान इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है. तो वो इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करना, आपके एक्शंस को ट्रैक करना, आपका मिशन है 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो उसके लिए आप एडिक्वेट स्टेप्स ले रहे हो या नहीं, सफिशिएंट स्टेप्स ले रहे हो नहीं, जो प्रॉमिस कर रहे हो वो पूरे हो पा रहे हैं या नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी आपका ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर, अ न्यू ट्रैकर एस्टैब्लिश्ड इन दिस कॉप, वो लेता है, राइट. ओके, नेक्स्ट इज नेशनल एडाप्टेशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन अलायंस. तो हमने पहले के कॉप्स में बात करी है कि मिटिगेशन के साथ साथ एडाप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर मिटिगेशन, फॉर कार्बन एमिशन रिडक्शन आपके पास NDCs आ चुके हैं, है ना, अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. पर आपको एडेप्टेशन के लिए भी स्टेप्स लेने हैं. तो एडेप्टेशन के लिए भी आपसे कहा गया, कंट्रीज से कहा गया कि सब कंट्री अपना अपना नेशनल एडाप्टेशन प्लान लेकर आएंगी और सब कंट्रीज अपना अपना एक एडाप्टेशन रोड मैप, एक एडाप्टेशन अनुकूलन रोड मैप प्लान सबमिट करेंगी. अभी तक किसी भी कंट्रीज़ ने नहीं करा है, बट मेनी कंट्रीज हैव स्टार्टेड द प्रोसेस कि ठीक है हमें भी अपना प्लान सबमिट करना है. तो उसी प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए आपने एक अलायंस बनाया है ताकि कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प कर सके ये प्लान प्रिपेयर करने में, और ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप हो सके, राइट. और सभी कंट्रीज़ एक लेवल पर आ सकें कि हाँ इसी डायरेक्शन में हमें अपने अपने प्लान बनाने हैं, इसी डायरेक्शन में हमें स्टेप्स लेने हैं. तो दैट इज़ नेशनल एडेप्टेशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन अलायंस, ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमने कहा कि आपका जितना भी फाइनेंस है उसका फोकस मिटिगेशन पर होता है, एडेप्टेशन पर नहीं होता है. तो ये कॉप कहती है कि आप अपने एडेप्टेशन फाइनेंस को 2030 तक ट्रिपल कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए. तो आपकी यहाँ जो एक और प्रॉब्लम थी फाइनेंसेस की इन एडेप्टेशन, वो प्रॉब्लम के ऊपर भी ये कॉप बात करती है. नेक्स्ट इज ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन. तो किस टाइप का आपका एडेप्टेशन प्लान होना चाहिए, अनुकूलन प्लान होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, उसके लिए इसने आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में बात कर कर अपना एडेप्टेशन प्लान बना सकते हैं. तो 59 इंडिकेटर्स दिए हैं विच आर वॉलंटरी इन नेचर, तो आप अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं. इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, राइट. तो सब कंट्रीज़ को अपने NPAs प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल
सब कंट्रीज कहती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, कि आपका $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035 से कुछ नहीं होगा। इस नंबर को बढ़ाकर आप 1.3 टू 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर कर दीजिए। ऑल्दो अगेन इस पर कोई एक्शन एज सच नहीं लिया गया है, सिर्फ कंट्रीज की डिमांड है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। सबसे पहले जहां पर भी वर्ड फैसिलिटी आएगा इट इज रिलेटेड टू फंड्स और मनी, राइट। तो ये TFF क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी क्या कहती है। हमने इससे पहले बात करी है, हमारा एक प्रोग्राम है रेड। तो वो रेड प्रोग्राम कहते हैं कि कंट्रीज को अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करनी है, प्रिजर्व करनी है, राइट। डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो नहीं होने दे रहा है। पर वो सिर्फ प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर कोई फाइनेंसेस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वो कहता है कि हाँ करो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए अब कुछ इंसेंटिव्स देने की बात की गई है। COP30 ने एक न्यू फैसिलिटी, एक न्यू फंड मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, जिसमें वो कहता है कि सभी डेवलपिंग ट्रॉपिकल एरिया के जो नेशंस हैं जहाँ पर भी रेन फॉरेस्ट है, अगर वो कंट्रीज प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के लिए कुछ स्टेप्स उठाती हैं, तो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस उन्हें कुछ इंसेंटिव्स, कुछ पैसे, फाइनेंसेस मिलने चाहिए। दैट इज़ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। तो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। इसमें फर्स्ट कंट्रीब्यूशन खुद ब्राज़ील का है, दैट इज़ ऑफ $1 बिलियन। तो लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट फाइनेंस को ये प्रमोट करता है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बेलिम 4X प्लेज। ये एक प्लेज ली गई है, हमने वादा किया है एक दूसरे से कि हम बाय 2035 अपने जो सस्टेनेबल फ्यूल्स हैं, सतत जो फ्यूल्स हैं उनका यूज़ बढ़ा देंगे 4 गुना, ठीक है। तो हम जो बायोफ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं या हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ई फ्यूल्स आपका एक सिंथेटिक फ्यूल होता है, ये बनता है बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन विद द कार्बन, ठीक है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हो एयर में से और उसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके आप ई फ्यूल बनाते हो। तो 2035 तक आपको इसका यूज़ 4 गुना बढ़ा देना है। नेक्स्ट COP30 हमने कहा वेरियस सेक्शंस के बारे में भी बात करता है। तो इट टॉक्स अबाउट जेंडर एक्शन प्लान। इट सेज कि आपके जो एक्शंस हैं, क्लाइमेट एक्शंस हैं, वो वुमेन फ्रेंडली या अदर जेंडर फ्रेंडली होने चाहिए। इसके अलावा वो हेल्थ के ऊपर भी बात करते हैं कि पुअर सेक्शंस जो हैं उनकी हेल्थ जो प्रोग्राम्स हैं, उनके हेल्थ जो सिस्टम्स हैं, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग और आपके एक्शंस उसके हिसाब से होने चाहिए। ओके, लास्ट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, इंडिया ने क्या कहा है। इंडिया ने फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉन्ग विद द बेसिक एंड LMDCs, तो आप पहले तो मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि बेसिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो बी कौन सी कंट्री के लिए स्टैंड करता है, ASIC, तो ये क्या है, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, राइट। तो इंडिया ने कहा है अलॉन्ग विद द अदर कंट्रीज, इंडिया हैज़ एक्टेड एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, राइट। तो इंडिया कहता है कि आपका जो फाइनेंस प्लान है इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी प्रेडिक्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्रीज कीप वेटिंग फॉर द फाइनेंसेस एंड दे हैव नथिंग टू डू, राइट। तो फर्स्ट इंडिया वो कहता है कि इट शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन। आप डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाइए, कंपलसरी बनाइए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड कराएं, राइट। नेक्स्ट इज इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस। अब इंडिया उन एक्शंस के अगेंस्ट है, उन एक्शंस को अपोज करता है जो ट्रेड को एक टूल बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, राइट। जैसे आपके यूरोपियन यूनियन का एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, वो क्या कहेगा कि जो भी कंट्रीज़ हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं, अगर आपने उस चीज़ के, उस सामान के प्रोडक्शन के टाइम कार्बन एमिशन किया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो आप लेट्स से आप इंडिया हैं, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी आपके पास कैपेसिटी नहीं है नए तरीक़ों से प्रोड्यूस करने की और पुराने तरीक़ों से कुछ कार्बन एमिशन हो रहा है, तो आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, कुछ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स आपके ऊपर लगेगा while exporting that thing। तो इंडिया कहता है इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट जस्टफुल, राइट। इंडिया कहता है कि ये CBDRC यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ के अगेंस्ट है। इंडिया कहता है इट इज़ रिवर्स फाइनेंसिंग। एथिकली डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंस करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करनी चाहिए, बट बाय यूजिंग दिस आप डेवलपिंग कंट्रीज से पैसे वसूल रहे हो फॉर योर क्लाइमेट एक्शंस, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल द मेन थिंग अबाउट इट। कुछ मेजर जो शॉर्टकमिंग्स हैं, पहला अगेन आप
फेज आउट करना है फॉसिल फ्यूल या फेज डाउन करना है, इसके ऊपर अगेन आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाए हैं। सेकंड, आपने फाइनेंसेस की बात उतनी नहीं करी है, आपने कह दिया कि ठीक है जस्ट फुल ट्रांजिशन होना चाहिए, पर आपने ये नहीं बताया कैसे होगा, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे। फिर कुछ इंप्लीमेंटेशन गैप्स हैं, टाइमलाइंस पूरी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी के मेथड्स उतने अच्छे नहीं हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये डॉक्यूमेंट अगेन आई विल शेयर on our telegram channel and you can refer to that, right? Let's lastly look at the PPT. We have talked about the global mutual agreement, सबका collective effort होना चाहिए. We have talked about the just transition mechanism कि कैसे your transition should be justful for all the sections of the society. Then we talked about the global implementation tracker which will track कि आपकी जो actions हैं वो सही direction में है भी या नहीं. And ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जिसमें पहली बार आपके परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेंगे. वी टॉक्ड अबाउट द 4x प्लेज, जिसमें हमें अपने सस्टेनेबल फ्यूल्स को 4 टाइम्स बढ़ा देना है. ओके, दैट्स इट अबाउट द टॉपिक. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो पुट देम इन द कमेंट्स और आस्क देम टू अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल और ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स. विल मीट अगेन. लास्टली, ये हमारा न्यू कोर्स आ रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2026 के एग्जाम के लिए. दिस इज आवर कोर्स लक्ष्य 2026. इसी वीक से नेक्स्ट वीक से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ ज्वाइन इट इफ़ यू आर विलिंग. आई होप आपको समझ में आया हो. कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कि नेक्स्ट आप क्या पढ़ना चाहेंगे. खूब पढ़िए, हंसते मुस्कुराते